नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। 80-20 में फंसा हिंदुस्तान, बीजेपी का पसमांदा पर ध्यान, यह है बड़ा सवाल। और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा देश में नए वोट बैंक की सियासत पर। चर्चा मुसलमानों में दलित गरीब तबका कहे जाने वाले 80% पसमांदा मुसलमानों की करेंगे। चर्चा मुस्लिमों पर राज करने वाले 20% अमीर मुस्लिमों के खिलाफ पसमांदा मुसलमानों की नाराजगी पर करेंगे। चर्चा रामपुर आजमगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद बन रहे नए सियासी समीकरणों की करेंगे। और चर्चा उदयपुर और अमरावती जैसी घटनाओं के बीच बीजेपी की स्नेह यात्रा की भी करेंगे। चर्चा इसीलिए क्योंकि पीएम मोदी ने हैदराबाद में यूपी के आजमगढ़ चुनाव की जीत का विश्लेषण करने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि अल्पसंख्यकों में जो वंचित और कमजोर तबका है उन तक भी पहुंच बनानी होगी। पीएम के इस मंत्र का मतलब मुस्लिम समाज में पिछड़े माने जाने वाले पसमांदा मुसलमानों की तरफ माना जा रहा है, क्योंकि दक्षिण में कमल खिलाने के लिए भाईजान को साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, ये सब जानते हैं। कुछ सालों पहले तक जिस पार्टी की छवि सवर्ण की थी, अब वो देश भर में दलित और पिछड़ों की सरकार की छवि बनाने में सफल नजर आ रही है। यूपी में 2022 में 8% मुस्लिम वोट और रामपुर आजमगढ़ की जीत ने उसे पसमांदा को भी जोड़ने का रास्ता दिखा दिया है। तो क्या 2024 के लिए सबका साथ को अभियान बनाकर बीजेपी जोड़ेगी पसमांदा मुसलमान? बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी की भी नजर पसमांदाओं पर बनी हुई है और लगातार बनी रहती है। तो उदयपुर अमरावती जैसी घटनाओं के बीच बीजेपी की स्नेह यात्रा का कितना असर होगा और 2024 में यह कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा और जानेंगे जमीन पर क्या सोचते हैं मुसलमान। चर्चा शुरू करें उससे पहले इस पर जो बयानबाजी हो रही है उसको सुन लेते हैं। स्नेह यात्रा का मतलब क्या होता है? हम दूसरे की पूरी सोच है आलोचना, निगेटिव, नकारात्मक। हम इसके कंट्रास्ट में क्या हम कुछ पार्टी के विस्तार में नई सोच ले सकते हैं? ये जो स्नेह यात्रा है, ये सद्भाव की भी यात्रा है, ये समन्वय की भी यात्रा है। विपक्ष की पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, विपक्ष की पार्टी नफरत फैलाने का काम नहीं करती है, विपक्ष की पार्टी धर्म की बुनियाद पर राजनीति नहीं करती है। प्रधानमंत्री जी, निश्चित तौर से विपक्ष से आपको सीखना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर लड़ाई विचारधारा के लिए लड़ी जाती है, इन चीज़ों के लिए नहीं लड़ी जाती जिन चीज़ों के सहारे आप लड़ रहे हैं। सर, जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमांदा मुसलमानों के बारे में सोचना शुरू किया, उनके उत्थान के लिए, कल्याण के लिए एक नई रणनीति, एक मंत्र दिया, उसके बाद इस तरीके से सियासी बयानबाजी शुरू भी हो चुकी है। एक खास पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बीजेपी लीडर महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं। अब्दुल मन्नान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, AIMIM प्रवक्ता हैं, और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अमीक जमई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे 3 सहयोगी मुंबई से राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप जानते हैं कि मुंबई में मौसम ठीक नहीं है, लगातार बारिश हो रही है। प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं और अमरावती से दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले राजीव आज आपका रुख करना चाह रही हूं, क्योंकि ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे। एक तरफ उदयपुर आप देख रहे हैं जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, उदयपुर की घटना हो गई, अमरावती की घटना हो गई, नफरत का माहौल दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ जो एक ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि नजर पसमांदा मुसलमानों पर बीजेपी की, इसको कैसे देखें? देखिए विपनेश, इस समय देश का जो माहौल है और जिस तरह से धार्मिक उन्माद है और जिस तरह से नफरत की राजनीति या नफरत का समाज या नफरत समाज में बोया जा रहा है, वो सबके सामने है कि किस तरह की घटनाएं घट रही हैं और समाज कैसा हुआ चला जा रहा है। ये एक गंभीर बात है। नेता और राजनीति और पार्टियां और सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन समाज में सद्भाव और मेलजोल ही किसी भी समाज और देश और राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है। एक विपरीत परिस्थितियां ऐसी क्रिएट की गई हैं और ऐसी लगातार ये खाई बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ जिसकी चर्चा आज आप कर रही हैं, हैदराबाद में हुए अधिवेशन में पसमांदा समाज की तरफ भारतीय जनता पार्टी हाथ बढ़ाने का फैसला कर रही है, एक पेनिट्रेशन की कोशिश कर रही है, मुस्लिम में पसमांदा समाज की तरफ आगे जाएगी।
हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल पसमादा का मतलब पिछड़ा हुआ होता है, और पिछड़ा अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो पूरे भारत में पसमादा समाज के मुसलमानों की संख्या, दलित और पिछड़े जिनको माना जाए जातिगत आधार पर, तो वो करीब 80% पर पहुँचती है, और कई कई राज्यों में 80-85% भी है। कुल मिलाकर के ये बात कई बार आप दर्शकों को भी लगेगा और सोचने वालों को भी लगेगा कि जो पार्टी अपने लोकसभा चुनाव के दौरान एक मुसलमान को कैंडिडेट नहीं देती, जो पार्टी की राष्ट्र में केंद्र में सरकार है उसका एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, जो पार्टी राज्य के सूबे में चुनाव लड़ने जाती है तो उसे एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिलता, वो पार्टी जब राज्य में शपथ ग्रहण समारोह होता है तो बिना किसी सदन के सदस्य को एक कार्यकर्ता ढूंढ करके प्रतीक के तौर पर उसे मंत्री बनाया जाता है, और उस मुसलमान नेता को उसी 1 घंटे पहले पता चलता है कि राज्य की सरकार में उसकी भागीदारी होने वाली है। ऐसी पार्टी अब पसमादा मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो इसके पीछे तो कुछ बात होगी, और ये बात क्या है मेरी समझ में इसका देखिए, हुनर हाट एक अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम चलाया गया, रामपुर में भी लगा, इलाहाबाद में भी लगा, दिल्ली में भी लगा, और हुनर हाट में कहा गया कि जो पसमादा समाज के मुस्लिम कारीगर हैं, आपको पता है कि अगर हैंडीक्राफ्ट का आप की बात देखें, हाथ से बनने वाले सामानों की, तो मुझे लगता है कि आज भी ये काम करने वाले पसमादा समाज के लोग ही ज़्यादा हैं। देखिए, काशीराम ने भी ये प्रयोग किया था और बहुत हद तक पसमादा समाज के लोगों को वो जोड़ने में कामयाब हुए थे। पीछे कई सारी पार्टियां, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पसमादा समाज के मुसलमानों को लेकर के पीस पार्टी और तमाम और पार्टियां आई और उन्होंने उनकी बात की, लेकिन कोई उनको लामबंद कर नहीं सका। दरअसल ये मुसलमान एक वोट बैंक तो है, मगर एक बड़े वोट बैंक के बावजूद ये कभी लामबंद नहीं हुए, और ये हमेशा इनकी स्थिति ऐसी रही फुटबॉल की तरह, कभी ये इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। इनकी बात कहकर इनका वोट किसी ने नहीं लिया आज तक। इनको डरा करके या इनको एक भय दिखा करके इनका वोट हमेशा लिया गया, ये जीत जाएगा, वो हार जाएगा, ये जीत जाएगा, इस पर ही देश के मुसलमान वोट करते रहे। प्रधानमंत्री, मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद देश में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को खत्म कर दिया। तब प्रतीकात्मक तौर पर मुझे याद है 2019 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने लोगों को बात किया तो उन्होंने ये कहा ये बात कि देखिए, इस बार के चुनाव में कम से कम किसी कम्युनिस्टों को छोड़ करके किसी पार्टी को ये हिम्मत नहीं हो पाई कि वो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल कर सके। ये बिल्कुल सही बात है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की सफलता है कि मुस्लिम वोट बैंक भारत की राजनीति से खत्म हो गया। अब प्रतीकात्मक तौर पर रमजानों में, ईद में, कब्रगाहों पे, नमाज पे अब नेता जाने से कतराते हैं। अब सारी जो सेकुलर पार्टियों के नेता हैं वो भी मंदिरों में जाने की पूजा की तस्वीरें और कैमरे लेकर के साथ जाते हैं कि वो पूजा कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिखाया जा सके। अब बात ये आती है कि जो ये पसमादा समाज के लोग जो है, देखिए मैंने हुनर हाट का जो जिक्र किया उसमें भी ये बात चली थी कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये चला जाए और उनको जोड़ा जाए, इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। बात यह है कि रामपुर और आजमगढ़ की घटनाओं से जोड़ करके जो बीजेपी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, हम उसको देख रहे हैं। निश्चित तौर पर रामपुर की सीट और आजमगढ़ की सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां पर 3 लाख से ज़्यादा वोट आजमगढ़ में मुसलमानों के हैं और रामपुर में तो 49% वोट मुसलमानों के हैं। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट जीती है, और पहली बार नहीं जीती है, 2014 में भी जीती थी, और मुख्तार अब्बास नकवी उसके पहले, नरेंद्र मोदी के आने के पहले मुख्तार अब्बास नकवी भी जीते। ऐसा नहीं है कि देश का हर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को नहीं वोट करता है या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। मैं जानता हूं कि पूर्वांचल के कुछ जिलों के मुसलमानों ने इस बार और इसके पीछे की सरकारों में भी, इसके योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी कुछ मुसलमानों ने वोट दिया है। और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस ये हैदराबाद में जो राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया वो तेलंगाना के चुनाव के लिए किया गया, और दूसरी बात यह है कि 12 से 14% तेलंगाना में मुस्लिम वोट हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं ही वहाँ पर, और केसीआर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए
ये भारतीय जनता पार्टी का नया गेम प्लान है। और क्योंकि वो तेलंगाना में आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी प्रथम प्राथमिकता अब तेलंगाना होगी, तो प्रथम प्राथमिकता है तो वहाँ के वोट बैंक। और दूसरी बात, अमित शाह हमेशा से ये कहते रहे 2019 के चुनाव के बाद कि अब भारतीय जनता पार्टी जो अगला चुनाव होगा उसमें 50% वोट लाएगी। 50% वोट लाने के लिए ये जरूरी है कि इस दिशा में काम किया जाए, और ये जरूरी है। देखिए, आज़ादी के बाद चाहे रंगनाथ मिश्रा कमीशन रहा हो, चाहे सच्चर कमीशन रहा हो, उन दोनों ने ये बात, सच्चर कमीशन ने खास तौर पर ये बात कही थी कि देश के मुसलमानों की स्थिति दलितों से खराब है, तो वो अभी तक तो सुधरी नहीं है। वो जहाँ थी वही है, और उसके लिए किसी सरकार ने बहुत खास प्रयास नहीं किया। वो एक वोट बैंक के तौर पर है। अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि उनको जोड़ करके जितने भी आ सके वो वोट प्रतिशत में इजाफा होगा। और आप अचरज न कीजिए कि उस समाज के आने वाले लोगों को पार्टी संगठन में और दूसरी जगहों पर अब जगह भी मिलने लगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।